नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 6 दिन बाद बरामद हुआ सिलपरा नहर में डूबे सेना के जवान का शव। विशेष कमांडो टीम ने 2 घंटे में पाई सफलता। हुजूर तहसील और एसडीएम की कार्रवाई पर लगे पक्षपात के आरोप। पीड़ित ने निष्पक्ष जांच की कलेक्टर से की मांग। रंगकर्मी मनोज मिश्रा को मिला संगीत नाटक अकादमी द्वारा सफदर हाशमी पुरस्कार। और 12वीं के बाद क्या करे छात्र, जानिए एनआईटी प्रोफेसर अनूप तिवारी से। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। 6 दिन पहले सिलपरा नहर में डूबे भारतीय सेना के जवान का शव आखिरकार बरामद कर लिया गया। इस अभियान में विशेष कमांडो टीम ने 2 घंटे में सफलता पाई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सिलपरा नहर में लापता हुए भारतीय सेना के जवान का शव आखिरकार 6 दिन बाद बरामद कर लिया गया। इस दुखद घटना ने पूरे जिले को शोक में डुबो दिया था। जवान छुट्टी पर अपने गृहग्राम आए हुए थे। इसी दौरान शिलपरा नहर क्षेत्र में घूमने गए, जहां अचानक उनका पैर फिसल गया और तेज बहाव में बह गए। बुधवार को हुई इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ बचाव दलों ने लगातार कई दिनों तक तलाश अभियान चलाया। यहां तक कि बनारस से आई विशेषज्ञ टीमों ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया, लेकिन तेज बहाव और गहरे पानी के कारण जवान का कोई सुराग नहीं लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना की यूनिट को सूचना दी गई, जिसके बाद आगरा से 411 पैरा ब्रिगेड की विशेष कमांडो टीम रीवा पहुंची। टीम ने आधुनिक ड्रोन तकनीक और विशेष उपकरणों की मदद से मात्र 2 घंटों के भीतर जवान के शव की लोकेशन का पता लगा लिया। हालांकि उस समय नहर में पानी का स्तर अधिक होने और टरबाइन के दबाव के कारण शव तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया। कमांडो टीम का नेतृत्व कर रहे कप्तान ने बताया कि स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर नहर का जल स्तर कम कराया गया। इसके बाद शनिवार सुबह लगभग 5 बजे दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और करीब 8 बजे जवान के शव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ग्राम पंचायत सहजना नंबर 1 के सरपंच पर झूठे आरोप लगाने का मामला अब गर्मा गया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। जनपद पंचायत रीवा अंतर्गत ग्राम पंचायत सहिजना नंबर 1 की सरपंच श्रीमती सुधा मिश्रा पर लगाए गए आरोपों को लेकर नया विवाद सामने आया है। सरपंच पक्ष ने रिश्तेदार जन्मेजय मिश्रा पर लगातार झूठी शिकायतें कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार जन्मेजय मिश्रा द्वारा तालाब खुदाई को लेकर सरपंच की शिकायत की गई थी। वहीं सरपंच पक्ष का कहना है कि शिकायत पूरी तरह निराधार है। आरोप लगाया गया है कि जन्मेजय मिश्रा पहले भी सरपंच के लेटर पैड और जनपद पंचायत में गलत तरीके से अपना मोबाइल नंबर फीड कराने के मामले में विवादों में रह चुके हैं। इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ द्वारा थाना प्रभारी गोविंदगढ़ को पत्र लिखकर जन्मेजय मिश्रा पिता राम गोविंद मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की अनुशंसा भी की गई थी। सरपंच पक्ष का आरोप है कि उसी विवाद के चलते जन्मेजय मिश्रा लगातार झूठी शिकायतें कर रहे हैं। के लिए वो गांव का तालाब का एक छोटा सा तालाब है और तालाब नहीं मतलब उथला है काफ़ी, उसमें मिट्टी भरी हुई है। तो मिट्टी उससे निकाल के अपने घरेलू उपयोग के लिए 2-4 डंपर करके 10 लोगों ने अपने यहाँ 4-4 2-2 डंपर 10 डंपर उसे डलवाया है ना। उसमें ना सरपंच से उनने पूछा है, ना सरपंच को कोई रॉयल्टी दिया है, ना ही सरपंच ने कोई पैसा लिया है, ना ही सरपंच की कोई जानकारी है, ना ही मेरी, ना ही सचिव की। गांव के लोग अपनी आवश्यकता अनुसार गांव की सरकारी संपत्ति का उपयोग करते हैं। उसमें सरपंच को बिना बताए, बिना सूचना के ही उन्होंने किया है। उसमें सरपंच का कोई लेना देना नहीं था। जब प्रशासनिक उससे जानकारी ली गई तो मौके में जाके पता रता किया गया कौन लेगा, कैसा लेगा। तो उनसे बात की गई, पूछा गया। उन लोगों ने बताया कि हम लोग अपने अपने घर के उपयोग के लिए मिट्टी लाए हैं। और फिर जांच में एसडीओ साहब गए थे तो उनके सामने भी सब उपस्थित होकर अपना अपना कथन दिए हैं और एफिडेविट भी दिए हैं। वो बात कमिश्नर साहब को बतानी है कि जो षड्यंत्रकारी षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठी रिपोर्ट कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो इस तरह की लगातार झूठी शिकायत ये सरपंच के भतीजा है, सरपंच के जेठ का बेटा है। पहले वो गांव में सरपंची करता था। उनको धोखा देकर, उनके साथ छल करके, वो पेपर पढ़ी लिखी कम है, वो पेपर ऊपर पहुंचाने के लिए इसे रखी थी। उसका नाम जन्मेजय है, लेकिन वो डिग्री उग्री ले रखा है वकील की। तो वो सोचे कि भतीजा है हमारा तो हमसे दस्तखत करा के कागज पहुंचा देना। यहाँ वहाँ की महिला हैं, बीमार रहती हैं, तो ये उनको बीमार होने का, कम पढ़े लिखे होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अपनी सिम, अपना मोबाइल नंबर जनपद में फीड कराया, अपनी ईमेल आईडी फीड कराया सरपंच के नाम से और उससे राशि का आदान प्रदान करने लगा। सारी जानकारियाँ इसके पास आने लगी। सरपंच को कोई पता रहता नहीं रहा, ये फुल सरपंच ही करता था। जब उनको पता चला कि भाई हमें क्यों जानकारी नहीं हुई, तब फिर वो गई जनपद में चिट्ठी दी
कि इसका बंद करा दिया जाए और ऐसा ऐसा है, तो उसके सब बंद हो गए और आईडी हट गई, वो हट गया सारी, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए 420 का मामला। तो जनपद सीओ मैम ने थाना प्रभारी गोविंदगढ़ को पत्र लिखा कि दोषी के विरुद्ध 420 मतलब 420 का मतलब जांच कर कार्रवाई की जाए, आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और कार्रवाई किया जाए। तब से वो व्यथित होकर सरपंच को बदनाम करने लगा और हम लोगों को भी बदनाम करता है, चारों तरफ उल्टी सीधी गालियां देता है। और उन्हीं का एक वही गांव का सचिव शिवेंद्र मिश्रा, उसका मेन षड्यंत्र है और उसका भतीजा आलोक है, ये सब मिल के ऐसा ऐसा करते हैं। और तहसीलदार अभी अभी वर्तमान में नायब तहसीलदार दिलीप श्रीवास्तव हैं। तो सरपंच आदिवासियों के साथ आदिवासियों का सरकारी रास्ता यही पंचायत सचिव शिवेंद्र मिश्र ने अवरुद्ध कर रखा है, तो बनाने नहीं दे रहा था। वो रास्ता सरकारी है, प्रचलित मार्ग है, उसमें रास्ता चलता है, उसको पीसीसी सड़क स्वीकृत है, तो बनाई जा रही थी, उसमें रोक लगा दिया। तहसीलदार से गए, मिले सरपंच और हम लोग भी मिले, फिर तहसीलदार वहाँ गए बनवाने के लिए, फिर उसके बाद उसी सचिव से मिल गए, फिर काम नहीं करवाया। वहाँ 10 लाख रुपए का मटेरियल आज भी डंप है। उसके खिलाफ आदिवासियों के साथ हम लोग सब आए तहसील कार्यालय में 29-30 मई को धरना प्रदर्शन किए। उससे नायब तहसीलदार दिलीप श्रीवास्तव काफ़ी खफा हैं और वो झूठा आवेदन लेके हम लोगों को फंसाने के, हमारे खिलाफ चोरी छुपे जांच करना, चोरी छुपे प्रतिवेदन देना, ये नायब तहसीलदार दिलीप श्रीवास्तव का व्यवसाय बन गया है। वो बहुत चिढ़ते हैं और वो दुश्मनी निभाते हैं जैसे कोई हम लोग आतंकवादी हैं, जबकि हम लोग शासन के हित में काम करते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में के अंदर शासकीय जमीनों का पूरा बंदर बांट करा दिया। जब से दिलीप श्रीवास्तव जी आए हैं नायब तहसीलदार, ना ही एक सीमांकन हो पा रहे हैं। सरकारी जमीन जो कोर्ट में चलते हैं उसमें किसी भी तरह का उनने पैरवी नहीं किया। शासन की जमीनें भूमाफिया हड़प रहे हैं, उसमें इनका पूर्ण मिलीभगत और संलिप्तता है। ये जो फर्जी हुजूर तहसील और एसडीएम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पीड़ित ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की है। रीवा के महाजन टोला निवासी कांति विश्वकर्मा ने तहसीलदार एवं एसडीएम न्यायालय में चल रही कथित एक तरफा कार्रवाई को लेकर कलेक्टर रीवा से शिकायत की है। मामले में कलेक्टर कार्यालय से एसडीएम हुजूर को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार कांति विश्वकर्मा ने जन सुनवाई में आवेदन देकर आरोप लगाया कि भूमि और मकान विवाद से जुड़े प्रकरण में तहसीलदार द्वारा न्यायालय बिना समुचित सुनवाई के एक पक्षी आदेश पारित कर दिया गया। वर्तमान में मामला एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन वहां भी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। आवेदिका का कहना है कि संबंधित संपत्ति करीब 45 वर्ष पूर्व दिनेश त्रिपाठी द्वारा मालवीय परिवार को रजिस्ट्री के माध्यम से बेची गई थी। बाद में वर्ष 2023 में संपत्ति उन्होंने खरीदी। आरोप है कि अब सामने स्थित भूमि को निजी बताकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। शिकायत में पटवारी प्रतिवेदन को भी गलत एवं पक्षपातपूर्ण बताया गया है। कि ये जो है हमको दूसरे की जमीन बेच दिए थे, फिर यहाँ हमको दूसरे की लिए। क्या समस्या हो? मेरा पूनम विश्वकर्मा नाम है। हमने ये जमीन 3 साल पहले 2023 में खरीदी थी किसी मतलब मालवी से, लेकिन जिसने मालवी को 1982 में जमीन बेची उसने इसमें केस कर दिया कि ये सामने की जमीन हमारी, जबकि ये सीधे रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ये जमीन सरकारी है, रोड से लगी हुई है। फिर भी उसने केस कर दिया कि हमारी जमीन है और हमारे घर को गिराने आ गए हैं। आपकी रजिस्ट्री जब हुई उसमें चौहद्दी क्या कहाँ लिखी? चौहद्दी लिखी हुई है हमारी रजिस्ट्री में, सीधे से चौहद्दी इसमें लिखी हुई है कि सरकारी रोड है, बगल में दो मतलब 10-10 फुट की रोड है, पीछे किसी और का मकान है और सामने हमारे सरकारी रोड ही गई हुई है। ये गिरवाने की कौन बात कर रहा है? दिनेश त्रिपाठी जो है, ये कौन है? ये है जिसे हमने खरीदी है, उसको उसने बेचा था, जो पहले बेचे थे। हाँ पूर्व भूमि स्वामी। तो वो इतने सालों से अभी तक कहाँ थे? जब हमने खरीदा उसके बाद ही उनकी जमीन यहाँ पे हो गई, उसके पहले तक वो कहाँ थे? ये नंबर पहले नहीं था, जो नंबर ये बता रहे हैं केस लड़ रहे हैं। गिराने तो आपको सूचना मिली थी इसको गिराने की? हाँ 3 दिन पहले आई है नोटिस हमारे पास 3 दिन पहले आई है। नोटिस आई, लेकिन इसमें क्या बता रही थी कि नोटिस दूसरे के नाम से है? हाँ मम्मी के नाम पे जो कांति विश्वकर्मा है उनके नाम पे घर है, और रमेश विश्वकर्मा उर्फ बाबू, और ये उनके नाम पे नोटिस आई हुई है हमारी। और दूसरे के नाम ये नोटिस के बाद आपने कहा क्या शिकायत की? उसके बाद हमने पहले तो तहसीलदार के पास अपील की थी स्टे के लिए, वहाँ खारिज कर दिए, सुनवाई ही नहीं हुई किसी तरह से। फिर उसके बाद हमने कल कमिश्नर के पास मतलब अपील की, तो वहाँ से हमको स्टे मिल चुका है, जो कि बस आ ही रहा है।
मिल चुका है। उनको पता है, जिसने हम पे कंप्लेन किया है कि ये हमारी जमीन है, उनको पता है कि स्टे मिल चुका है। फिर भी उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि आप ये इस कॉपी को छुपा दीजिए, जब हमारा ये घर गिर जाएगा उसके बाद भले आप दे दीजिएगा स्टे की कॉपी। मतलब ये क्या चीज है कि हमारा घर गिर जाए उसके बाद देंगे। ये सर माफिया है यहाँ पे के, उनका ये काम ही है, एक जमीन को 10 बार बेचना, ये उनका काम है। दिनेश कुमार त्रिपाठी। आप लोगों से बात की है कि भाई आप इस तरह सब कुछ कर, हाँ सब कुछ कर चुके, सब कुछ कर चुके सर। क्या कहते हैं, वो कहते क्या आप? बोलते हैं कि हम घर गिराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक बार घर गिरवाएंगे, चाहे बाद में उन्हीं गिराए, लेकिन हम एक बार घर गिरवा देंगे। कलेक्टर के पास आदेश, यहाँ का आदेश आया कि जांच हो, आज तक कोई जांच करने नहीं आए सर। बिना जांच के आए हैं यहाँ पे घर गिराने। अब बिना जांच के यहाँ घर गिराने आ गए हैं, जेसीबी आ गई, सब कुछ आ गया। अब हमारा स्टे का कागज आ रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है। जब हम मांग रहे हैं 1 घंटा का समय मांग रहे हैं, तो समय हमको नहीं दे रहे हैं। अभी 11 भी पूरे टाइम है। कितना रकबा आपका, ये कितना आपने इसको खरीदा? मैं 50 बाई 50 का, 50 बाई 50 हमको दे दें सर, बाकी के जो से लगा 50 हाँ 50 बाई 50 दे दे। हमारा ये प्लाट जो है 50 बाई 50 नहीं है, 2 फुट इधर कम है, 2 फुट इधर कम है। आपका क्या नाम है? कांति विश्वकर्मा। रीवा के रंगकर्मी और वर्तमान में बीएनए के सहायक निदेशक मनोज मिश्रा को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सफदर हाशमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रीवा और पूरे विंध्य अंचल के लिए बड़े गर्व की खबर है। रंगकर्मी मनोज कुमार मिश्रा को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के प्रतिष्ठित सफदर हाशमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही वो रंगमंच के क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले विंध्य के पहले कलाकार बन गए हैं। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मनोज कुमार मिश्रा को सफदर हाशमी सम्मान प्रदान किया। ये सम्मान रंगमंच और नाट्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है। रीवा जिले के भलुहा गांव के रहने वाले मनोज मिश्रा पिछले 35 वर्षों से रंगमंच की साधना में जुटे हैं। उन्होंने रीवा और विंध्य क्षेत्र में रंग कर्मों को नई पहचान दिलाई और अनेक कलाकारों को प्रशिक्षित कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया भी। इससे पहले उन्हें संगीत नाटक अकादमी का प्रतिष्ठित बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार भी मिल चुका है। सफदर हाशमी सम्मान मिलने के बाद वे विंध्य क्षेत्र के ऐसे पहले रंगकर्मी बन गए हैं जिन्हें ये दोनों राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मनोज मिश्रा भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में सहायक प्राध्यापक और सहायक निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि से रीवा सहित पूरे विंध्य कला और सांस्कृतिक जगत में खुशी की लहर है। रंगमंच के प्रति समर्पण, निरंतर अभ्यास और कला के जुनून ने मनोज मिश्रा को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनकी ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने
रीवा में दैनिक वेतन भोगियों श्रमिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। श्रमिकों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि प्लांट क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को विस्थापित कर 10 बाई 15 के आवासीय प्लाट दिए गए थे, जहां वो वर्षों से रह रहे थे, लेकिन आज भी क्षेत्र में सड़क, बिजली और पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। श्रमिकों का कहना है कि हाल ही में इलाके का रास्ता भी बंद कर दिया, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। वहीं कुछ लोगों द्वारा ज़मीन के रिकॉर्ड में बदलाव करने और निर्माण की तैयारी किए जाने का भी आरोप लगाया है। समस्या यही है कि वार्ड क्रमांक 6 में झिलिया में जो लोग गरीब बस्ती में बसी हुई है, तो उनको बेदखल किया जा रहा है, वो पूर्णतः गलत है। सत्य बात ये है कि उनको कुछ जो प्लांट वहाँ से हटा करके 5-6 क्वार्टर दिया गया था और पानी सारी व्यवस्थाएं वहाँ दी गई थी। कलेक्टर साहब, मंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब सभी किस्में हस्ताक्षर आपके रणबाबू सिंह टीआरएस कॉलेज के सब हस्ताक्षर किए हुए हैं और उनको समृद्धि जानकारी थी कि उनको स्थापित किया गया है वहाँ पे, और जो लोग वहाँ बसे हो उनको सब पानी सुविधा प्रदान की गई है। अब मामला ये है कि टीआरएस कॉलेज जो है और वन विभाग की लड़ाई में ये सब समेटे में आ गए। वन विभाग कहता है कि मेरा है, उन्होंने नोटिस जारी किया है, उनका कोई आज तक उन्होंने जवाब टीआरएस कॉलेज ने क्यों नहीं दिया, कहाँ गया नोटिस? अच्छा, नोटिस में भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज सीधे वो टीआरएस कॉलेज वाले आ गए हैं न्यायालय में और सबको तलब हो गए, नोटिस भी सब तलब हो गए, मुसन्ना मिल चुका है। हमारा यही कहना है कि इनको जब दिया गया है उनको पट्टा दिला दिया जाए और सारी सुविधाएं उनको वहाँ प्रदान है। जमीन है किसकी? वो जमीन जंजर है, वो जमीन में नाम किसी का नहीं है खसरे में, वो जो बसे हुए हैं उन्हीं का है। न्यायालय में पैसी थी, क्या हुआ? न्यायालय में तो सिर्फ अभी तलबी हुई है और तलबी जवाब सवाल होगा, बर बयान दस्तावेज गवाही होगी। क्या मांगे हैं आज आप? न्यायालय में हमारा यही कहना है कि हमको वहाँ का पट्टा दे दिया जाए बस। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेडगेवार नगर में है। रीवा में बिजली विभाग के एक आउटसोर्स कर्मचारी के साथ बड़ा हादसा हो गया। 11 kV विद्युत लाइन की चपेट में आने से कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार रीवा शहर के MPV चौराहा DC में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी कमलेश कोल विद्युत संबंधी कार्य के लिए 11 kV लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। पति हैं हमारे। ये क्या, कैसे घटना हुई? बिजली विभाग में काम करते हैं, तो लाइट बनाने गए तो करंट मार दिया। कैसे? अब हम तो वहाँ थे नहीं, पता है, जानते हैं कि बनाने लगे, लाइट तो कटी थी, फिर मार दिया, पता नहीं कहाँ से करंट आया, अचानक चालू कर दिया। अचानक लगता है कि ऐसे हो गया। ये बिजली विभाग में काम करते हैं? हाँ, बिजली विभाग में काम करते हैं। कहाँ काम कर रहे थे ये? चौराहा DC में। चौराहा DC में। ये क्या हुआ, खंभे से गिरे क्या है से?
खंभे से ट्रांसफार्मर के लगा था, डीओ उड़ा था, ट्रांसफार्मर में बना रहे थे। ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, लाइट ये जल गए क्या? जल गए हैं, देखिए चलिए वहाँ से देख लीजिए। कितना घायल हुए हैं, कैसे कैसे? यहाँ सारे हार जल गया, पैर भी जल गया, यहीं यहाँ भी पाछे पिछवाड़ा भी कुछ नहीं बचा। पूरा झुलस गए। हाँ अधिकारी आए थे एमपीवी के? हाँ MP उसके आए थे, उन लोग साथी लाइट वाले बिजली विभाग वाले आए थे कल शाम के। कल पूरा डीसी रहने वाले हैं आप? हम उमरी के हैं रहने वाले, बेला उमरी। बेला उमरी। हाँ और काम ये कहाँ चल रहा था चौराटा? काम दुबारी में चल रहा था, दुबारी गांव में। अब जिस मोहल्ले में है, जिस मोहल्ले में चौराटा डीसी में आते ऑफिस है, वहाँ से भेजते हैं, जहाँ भेजे तहाँ जाना पड़ता है। ये दुआरी में थे घटना हुई है। क्या बजे घटना हुई? अब हमें तो पता चली 10 बजे करीबन, ये लगता है 8-7 बजे करीबन है ऐसे। जब कक्षा 12वीं की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। कुछ छात्रों ने अपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया है, तो कुछ अभी भी कश्मकश में हैं। छात्र क्या करें और ना क्या करें, इससे संबंधित सुनते हैं खास बातचीत। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं NIT के प्रोफेसर अनूप तिवारी जी। आप पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आप हमारे रीवा से ही हैं और इस वक्त रायपुर NIT में बाकायदा शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अभी जो है हमारे जो 12वीं के छात्र निकले हैं और उनको बड़ी समस्या होती है कि आगे फील्ड में वो क्या करें, उनका चुनाव क्या हो, किस दिशा में जाएं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय क्या है कि मतलब ये तो बहुत निर्भर करता है कि बच्चे ने 11th-12th में किस विषय से पढ़ाई की है। हमारे जो ये मिड सेगमेंट की सिटीज़ हैं, यहाँ बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और कॉमर्स, ये 3 मेन स्ट्रीम में पढ़ते हैं। कुछ छात्र आर्ट्स का विषय भी लेते हैं, कला संकाय में भी जाते हैं। तो ये 4 मेन स्ट्रीम्स हैं। इसके बाद जो लड़के मैथमेटिक्स के हैं, जो छात्र मैथमेटिक्स के हैं, वो तो टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं, बीटेक करते हैं। और जो बायोलॉजी वाले छात्र हैं, बायोलॉजी ग्रुप के जो छात्र हैं, वो अपना मेडिकल की तैयारी करते हैं। तो मेडिकल में मतलब MBBS के लिए तैयारी कर सकते हैं वो, और फार्मेसी की तैयारी करते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में के पास 11th-12th में चॉइस नहीं होती। उनके पास स्कूल में जो उपलब्ध है, उनको जो उपलब्ध है उसके अनुसार वो मतलब जो विषय चुन लेते हैं। पर कॉलेज में अभी जो है व्यावसायिक शिक्षा का ज़्यादा झुकाव छात्रों में अगर है, तो उनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इसके साथ साथ जैसे एग्रीकल्चर में अभी तक हमारे यहाँ मोनोटोनस BSc एग्रीकल्चर कर लिया, और जो उसके बाद अप्लाइड एग्रीकल्चर में काम नहीं कर रहे हैं लोग, उसमें भी काफ़ी स्कोप है। और सेरीकल्चर में काम कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर कोई अभी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आ रहा है MBA 5 साल का है, वो उसमें BBA और MBA कर सकते हैं। अभी जो ये कंफ्यूजन का समय है 12वीं के बाद का, इस पर क्या करें, अभिभावक क्या करें और शिक्षक क्या करें और छात्र खुद क्या करें? एक्चुअली 12वीं के बाद तो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति रहती है छात्रों में। एक तो वो एज भी ऐसी है, 18-19 साल का छात्र रहता है, तो उसको ये समस्या, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति रहती है कि उसको बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता कि वो क्या करेगा। इसमें भूमिका बनती है शिक्षकों की, और मतलब अभिभावकों की भूमिका भी इसमें है। थोड़ा सा जब बच्चा 9th-10th में, जब 10th में जब खासकर जब पढ़ रहा होता है, तो शिक्षकों को थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए कि बच्चे का रुझान किधर है और किस विषय को वो समझ पाता है। मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत बात बताऊं आपको, तो मैं जब एक बार इंटरव्यू देने जा रहा था कहीं, तो इंटरव्यू में एक खास प्रश्न पूछा जाता है कि आपका फेवरेट पेपर कौन सा था। क्योंकि मैंने MA इंग्लिश किया हुआ था, PhD मेरा अमेरिकन लिटरेचर में था, और मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा था। नहीं, शायद मैंने PhD तब नहीं किया था, मैंने बस MA करके कहीं इंटरव्यू देने जा रहा था। तो मैं अपने शिक्षक से मिला कि सर इंटरव्यू की तैयारी करा दीजिए। तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, और एक प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फेवरेट पेपर क्या है।
तो मैंने कहा मेरा फेवरेट पेपर जो है वो इंडियन लिटरेचर है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। फिर उन्होंने मुझसे अमेरिकन लिटरेचर में कुछ प्रश्न पूछे और जिसका मैं जवाब दे पाया। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम ये कहो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अमेरिकन लिटरेचर। ये जो एज होती है इस समय एक तो जो उसका विषय है, जो उसका फ्यूचर है वो चुनने का तो है, इस बीच उसके शारीरिक बदलाव भी होते हैं इसी एज में। तो और इसी बीच वो जो उसके दोस्त हैं और उनके साथ वो जैसे एक गया कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, वो सारे उसी रास्ते पे चले गए। हाँ। तो ऐसे में छात्र को और उनके अभिभावक को, जैसे शिक्षक का तो आपने बता दिया, अभिभावक और छात्र को क्या क्या भूमिका होगी? एक्चुअली देखिए, एक छात्र जिसने बीएससी चुना, आजकल बीएससी नहीं करते लोग, तो मैंने एक छात्र को बीएससी करने के लिए कहा। उसके पिता किसान हैं और उसकी मैथमेटिक्स अच्छी थी। मैंने जब बीएससी करने को कहा तो एक्चुअली मेरे दिमाग में पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था कि वो बीएससी करेगा। मैंने हमारे एक प्रोफेसर, हमारे मित्र हैं मैथमेटिक्स के, यही साइंस कॉलेज प्रोफेसर है, उनको मैंने बताया कि ये छात्र है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप। और वो बीएससी कर रहा है, तब से मेरे दिमाग में प्लान है कि बीएससी करेगा, फिर इसके बाद आईआईटीज में मैथमेटिक्स में एमएससी होता है, जो कि हमारे यहाँ सामान्य छोटे शहरों के छात्र नहीं जानते। हमारे यहाँ 30 एनआईटी हैं, 30 आईआईटी हैं, 60 जगह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस ऐसी जगह है जहाँ से मैथमेटिक्स में एमएससी होता है। अब वहाँ जाके मैथमेटिक्स में एमएससी कर लेगा, वो मुझे दिखता है तो उसे बोल दूंगा, और वहाँ से जाके वो मैथमेटिक्स में पीएचडी कर लेगा। तो हम एक बहुत अच्छा भविष्य का शिक्षक पैदा कर सकते हैं। वो शिक्षक जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाएगा, कोई पढ़ाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। तो अगर वो या मैथमेटिक्स में जाकर के वो रिसर्च में चला जाएगा, रिसर्च में पीएचडी करने के बाद भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमाना है, हाई लेवल एल्गोरिथम यूज होते हैं, वहाँ मैथमेटिशियंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम अभी कुछ 2-4 सालों पहले तक ये विचार था कि मैथमेटिक्स करने के बाद वो शिक्षक बनेगा, लेकिन अभी समझ में आ रहा है इंडस्ट्री में मैथमेटिशियंस की बहुत एम्प्लॉयबिलिटी, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद अच्छी खासी एम्प्लॉयबिलिटी है। और इसी तरह केमिस्ट्री से भी बीएससी किया, केमिस्ट्री से एमएससी कर ले, केमिस्ट्री से पीएचडी करने के बाद रिसर्च में बहुत सारा स्कोप है, केवल प्रोफेसर नहीं बनना है। केमिस्ट्री पीएचडी के अच्छे पैकेज एनआईटी आईआईटी से पीएचडी कर ले या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी छात्र ने अगर कर लिया तो उसको एक अच्छा 25-30 लाख का पैकेज मिल जाता है, जो कि हमारी प्रायोरिटी है। मतलब हम जो जॉब पढ़ाई करा रहे हैं वो भविष्य में छात्र को जॉब दे, ये हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा ना। तो हमारे अभिभावकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो केवल इसलिए नहीं कि वो अच्छा लग रहा है से करा रहे, वो किसी शिक्षक से मिले। पहली बात, एक बात और है कि अभिभावक जो हो सकता है, मान लीजिए अभिभावक जो है वो बिजनेसमैन है, तो वो बच्चे वो बिजी है, उसका वो एरिया एक्सपर्टाइज नहीं है, तो उनको थोड़ा सा शिक्षकों के संपर्क में रहना चाहिए। अभिभावक हैं वो शिक्षकों के संपर्क में रहे, जो अक्सर छूट जाता है। प्राइमरी में तो हम बच्चों के पेरेंट्स से मिलते रहते हैं, पेरेंट जो है टीचर से मिलते रहते हैं, लेकिन जहाँ बच्चा वो 9-10 पहुंचा, 11 पहुंचा, तो हम बच्चे को बड़ा मान लेते हैं और मुझे नहीं लगता टीचर से मिलते हैं। टीचर से मिलने की जो आवश्यकता है वो 9 से 12 तक ज्यादा है। जबकि होता क्या है कि हम प्राइमरी में टीचर से बड़े संपर्क बनाते हैं, पूछते रहते हैं बच्चा आ रहा है, पढ़ रहा है, ध्यान देते हैं, उसका टिफिन चेक करते हैं। लेकिन हम क्या 10th स्टैंडर्ड में बच्चे का टिफिन चेक करते हैं, लंच नहीं कर रहा है, खाना नहीं खाता है। कई बार बच्चे जो होते हैं मेरे पास आते हैं, फर्स्ट ईयर बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ कि वो उसका नंबर 95% है, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, पूरी मेहनत करके वो एनआईटी पहुंच तो गया, लेकिन अब वो थक सा गया, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू सही नहीं है, शरीर कमजोर है, और कई बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उनको आईआईटी नहीं मिला, इसका डिप्रेशन आता है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन इसलिए आया कि उसको आईआईटी नहीं मिला, पता चलता है कि उसको सही न्यूट्रिशन न मिलने के कारण उसको डिप्रेशन आया है। एनआईटी में आ गया है वो तो ठीक है, पर उस स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाया कि उसको आईआईटी नहीं मिला, उस स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाया। स्ट्रेस बेयरिंग करने के लिए जो उसमें उसका न्यूट्रिशन होना चाहिए वो उसको 2 साल नहीं मिला। वो कोटा में था, वहाँ होटल में खा रहा था, या घर में रात को 1 बजे खाना खा रहा था। तो थोड़ा सा पेरेंट्स डाइट में भी ध्यान दें, जैसे बच्चे माँ ने 1 साल से 5 साल तक ध्यान दिया था, वैसे पिता, यहाँ पे रोल पिता का ज्यादा होता है क्योंकि माँ बिजी रहती है। पिता का रोल है कि वो 9 से लेकर 12 तक बच्चे की डाइट में भी ध्यान दें। मैं अंग्रेजी साहित्य का छात्र रहा, अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाता हूँ, पर मैं ये जरूर नहीं समझता कि हर छात्र एमए इंग्लिश करे और पीएचडी करने जाए लिटरेचर में, वो प्रोफेसर बन जाए। मैं देखूंगा वो छात्र कहाँ क्या काम कर सकता है, तो उसके मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखता हूँ कि आसपास क्या हो रहा है और क्या संभावनाएं हैं, और जो उसके पास उपलब्ध है
हर बच्चा PhD नहीं कर सकता, हर बच्चा PG नहीं कर सकता, ग्रेजुएशन नहीं कर सकता। हो सकता है बच्चा थोड़ा सा डिप्लोमा करने के बाद एक अच्छा शेफ बन जाता है, एक अच्छे रेस्टोरेंट को चला सकता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। थोड़ा सा उसे ऐसा कुछ कोर्स करा दिया, 2 साल का कोर्स करा दिया जहाँ पे वो थोड़ा सा मैनेजमेंट संभाले, लोगों को सोशल लिंग्विस्टिक्स भी डेवलप हो जाए, वो लोगों को बात करना समझ जाए, उनके स्ट्रेस को समझ जाए, सोसाइटी को समझ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन बनाना सीख ले, एक अच्छा रेस्टोरेंट चला सकता है। और ऐसी पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर करना चाहिए पेरेंट्स को। तो ये थे प्रोफेसर अनूप तिवारी जी, जो आपको बता रहे थे कि आपको क्या चुनना है, और अभिभावक भी सुन रहे होंगे, हमारे छात्र भी देख रहे होंगे। तो आप सर की बातों पर अमल करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। नमस्कार। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज़। नमस्कार।